स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है क्या होती है, आखिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या इसका फॉर्मेट रहता है, कितने तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर का जो है सीधा सीधा फंडा है क्या, हमने कक्षा 11वीं के अंदर क्या करा था, हमने कक्षा 11वीं के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर कह सकते हो। उसके अंदर हमने क्या सीखा था, 3 तरीके के अकाउंट बनाने सीखे थे बेटा। क्या कौन कौन से अकाउंट बनाने हमने सीखे थे? सबसे पहले हमने अकाउंट जो बनाना सीखा था वो हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको कुछ याद हो, किस तरीके से हम जो है बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम जो बनाते थे वो बनाते थे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आता था जी ओपनिंग स्टॉक, इधर आ गया, परचेज जो है इधर आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके इधर आ गए। इसके अंदर हम वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो सब हम जो है इधर डाल देते थे। इधर हम क्या करते थे, इधर हम जो है सेल डाल देते थे, और इधर जो है हम क्या करते थे, इधर जो है हम जो है क्लोजिंग स्टॉक डाल देते थे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करते थे, ये पूरा बन जाता था। अगर यहाँ की बैलेंसिंग कम आ रही होती थी तो ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते थे, यहाँ की बैलेंसिंग कम आती थी तो ग्रॉस लॉस का नाम दे देते थे। कुछ भी आ सकता था, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है ये होती थी। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है आपने पढ़ा था। फिर हम क्या करते थे, फिर हम बनाते थे बेटा पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट पे अकाउंट्स का जो रूल लगता है वो क्या लगता है, वो लगता है कि भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी एक्सपेंसेस को और सभी लॉसेस को डेबिट मार दीजिए, और क्रेडिट क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए ऑल इनकम्स एंड गेन, सभी इनकम और सभी गेंस को क्रेडिट कर दीजिए। क्या करते थे हम, इसको इधर जो है इधर ट्रांसफ़र कर देते थे, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है अगर और लॉस हो रहा था अगर, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते थे ग्रॉस लॉस। और उसके बाद सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते थे, ऊपर कौन से आ गए, ऊपर तो आ गए बेटा डायरेक्ट वाले, ठीक है, और यहाँ पे कौन से आते हैं, यहाँ आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक रेंट है, सैलरी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, ये आते थे। और लॉसेस भी आते थे इसके अंदर, जैसे कि बैड डेप्ट है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, ये सारे। इधर हम क्या करते थे, सारे के सारे गेन डाल देते थे, जैसे कि इनकम एंड गेन, जैसे कि कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इधर ये डाल देते थे। और उसके बाद क्या करते थे, टू नेट प्रॉफिट, अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है तो हम लिखते थे नेट लॉस, हम ये लिख देते थे। ये बन गई हमारा पी एंड एल। फिर इसके बाद क्या बनाते थे, फिर इसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंदर कुछ इस तरीके का हम कारनामा करते थे कि इधर जो है आते हैं एसेट और इधर जो है वो आती है लाइबिलिटी। ठीक है जी। एसेट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेटा करंट एसेट, ठीक है, एक होते हैं करंट एसेट जिसके अंदर आप कैश कह सकते हो, बैंक कह सकते हो, डेटर कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, ये सब आते हैं, बीआर कह सकते हो, ठीक है। और एक होते हैं आपके नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट आते हैं सारे के सारे, ठीक है। फिक्स एसेट इसी का ही टाइप होता है जिसमें आप फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आ जाती है ना इसके अंदर। बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब आ जाता था। अच्छा जी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में भी ऐसे ही होता है बेटा, 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी सारी की सारी डाल देते थे, जैसे कि लाइक क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है,
क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, और आपका जो है बेटा जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, ये सब हो गए बेटा, ये हो गया, ये हम यहाँ डाल देते थे। और उसके बाद जो है क्या होता था, उसके बाद जो है कैपिटल वगैरह यहाँ डाल के, यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा होता था तो नेट प्रॉफिट, लॉस होता है तो उसको माइनस कर देते थे, और हमारी बैलेंस शीट इक्वल जो है वो आ जाती थी। अब आप क्या होगे जी, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो कक्षा 11वीं का है। इसका क्या करना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये जो है P&L अकाउंट है, और ये जो है बैलेंस शीट है। यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी डाल दिए, सारे एसेट सारी लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है P&L के अंदर सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे लॉसेस, सारी के सारी इनकम, सारे के सारे गेन, ये हमने डाल दिए। तो इसका करना क्या है, और यहाँ पे ये ट्रेडिंग डाल दिया। तो बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस है। हमें क्या करना है, हमें करना है छटनी। क्या करनी है हमें छांटना है, क्लासिफिकेशन करना है। किस चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और उसमें कितने तरीके की एक्टिविटी होती है। पहले हम ज़रा इसके बारे में रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये आपकी क्या होती है। कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, कह रहे हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या बताएगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो बताएगी एक साल के अंदर। फ्लो का मतलब क्या हुआ, फ्लो के अंदर दो चीज़ें आ गई बेटा, एक हो गया कैश का इनफ्लो और एक हो गया कैश का आउटफ्लो। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगी, जो ऑर्गेनाइजेशन के इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगी कि भाई एक साल के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इस चीज़ के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देगा उस स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ईच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है एक साल के अंदर, उसके रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी जो एक स्टेटमेंट होती है इसके अंदर टोटल 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। तो हमें ऑपरेटिंग में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आया, कितना गया, फाइनेंसिंग में कितना पैसा आया, कितना गया, अलग अलग तो पता ही चलेगा। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से, ओवरऑल कलेक्टिवली भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओवरऑल तीनों एक्टिविटी करने से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसके रिगार्डिंग भी हमको क्या देता है, इसके रिगार्डिंग भी हमको जो है इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना है यार, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद समझेंगे इन्वेस्टिंग क्या होती है, और उसके बाद समझेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ये आपकी क्या होती है, ये आपको जो है सबसे पहले समझना है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ये तो हमें जो है ये तो हमें जो है समझ में आ चुकी है। लेकिन ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये ज़रा आपको समझना है। देखिए सबसे, अभी हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है।
भाई हमने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाएगी, और इसके अंदर 3 तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कितना पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो और प्लस कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, इन दोनों के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देता है उस स्टेटमेंट को जो है हम क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। 1 साल के अंदर की इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर 3 तरीके की जो है एक्टिविटी होती है। पहला जो होता है वो होती है बेटा ऑपरेटिंग, दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेस्टिंग, और तीसरा जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो है हमें ये समझना है कि भाई ऑपरेटिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट डालने हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको ये बताया है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, इसमें जितने भी कंपोनेंट आए ना, कुछ कंपोनेंट ऑपरेटिंग में जाएंगे, कुछ कंपोनेंट इन्वेस्टिंग में जाएंगे और कुछ कंपोनेंट फाइनेंसिंग में जाते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट ऑपरेटिंग में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में आएगा और कौन सा फाइनेंसिंग में आएगा, ये समझते हैं। बट उससे पहले हम समझते हैं कि भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है कह रहा है भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फर्म। बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जो कि बिजनेस फर्म की, जिससे वो बिजनेस जो है मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि जो मेन बिजनेस का जो काम होता है ना, जो मेन बिजनेस का जो काम होता है जिससे वो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, जिससे वो पैसे कमा रही है। जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंप्यूटर बेचने का काम है, तो उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, कंप्यूटर बेचने का काम। मान लो किसी का मोबाइल बेचने का काम है, तो उसकी मेन एक्टिविटी क्या होगी, मोबाइल बेचना। मोबाइल बेचने से वो जो पैसे अर्न कर रही है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। मतलब जो बिजनेस का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुज कैश फ्लो अफेक्टेड द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फर्म। क्या बोला इसने बोला कि भाई इसके अंदर जो है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो अफेक्ट होता है। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है अफेक्ट होगा, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से समझना है, ये बस इतना आपको यहाँ पे समझना है। अभी आ जाते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग में देखिए क्या कह रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए बेटा, और फाइनेंसिंग में क्या कह रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ अ कंपनी एंड बोरोइंग ऑफ द बिजनेस फर्म। ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बताया, ठीक है। अब आपको ज़रा यहाँ पे समझना है, अब ज़रा आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको जो है, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो अंदर है ना, कौन से वो आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो कि आपके
नॉन करंट एसिड से रिलेटेड होते हैं। नॉन करंट एसिड, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए, केवल नॉन करंट एसिड। अब क्वेश्चन ये, नॉन करंट एसिड क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई नॉन करंट एसिड के अंदर क्या आता है, नॉन करंट एसिड के अंदर आते हैं फिक्स एसिड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाले। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो इससे रिलेटेड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जो नॉन करंट एसिड से रिलेटेड होगा वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जैसे कि बेटा दो ट्रांजैक्शन जो बिल्कुल कॉमन है, सेल ऑफ एसिड, सेल ऑफ एसिड और परचेज ऑफ एसिड। ये जो दो ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ एसिड और परचेज ऑफ एसिड, कोई भी एसिड आप खरीद रहे हो या कोई भी एसिड आप बेच रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो है पार्ट है। ये आपको ज़रा सबसे पहली बात तो समझना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कोई भी एसिड आप खरीद रहे हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, नॉन करंट एसिड अगर है, फिक्स एसिड अगर है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अगर बेटा वो नॉन करंट एसिड है, अगर वो नॉन करंट एसिड है तो जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, चलो उससे पहले हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? तो यहाँ के अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें बेटा, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो जितने भी करंट एसिड्स होते हैं वो वाले ट्रांजैक्शन, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो वाले ट्रांजैक्शन, ठीक है। करंट एसिड जो हैं वो वाले ट्रांजैक्शन, करंट लाइबिलिटी जो है, करंट लाइबिलिटी जो है वो वाले ट्रांजैक्शन, और प्लस उसने बोला ऐसे ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन वो जो है इसके अंदर आएंगे। मतलब कि जो आपके P&L अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने अभी ऊपर आपको बताए, यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताए, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन अगर कोई भी होगा, वो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है पार्ट माना जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहो तो ट्रेडिंग भी लिख लीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग अकाउंट भी यहाँ पे जो है लिख लीजिए। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए। करंट एसिड आएंगे। करंट एसिड क्या होते हैं बेटा? अभी मैंने आपको बताया, ये वाले जो होंगे बेटा सारे के सारे, ये कैश, बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर बेटा, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सारे जो होंगे कहाँ पे आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये वाले सारे के सारे कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये करंट लाइबिलिटी सारी की सारी कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। करंट एसिड क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और नॉन करंट के अंदर क्या क्या आता है? नॉन करंट के अंदर क्या क्या आते हैं? लाइक डिबेंचर हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हो गए, वो बेटा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए फाइनेंसिंग में। भाई करंट एसिड यहाँ गए, करंट लाइबिलिटी यहाँ गई, नॉन करंट एसिड यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे P&L के अंदर जितने कंपोनेंट थे यहाँ गए, ट्रेडिंग के अंदर भी जितने कंपोनेंट थे सब ट्रेडिंग में आ गए। फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आएगा बेटा? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। वो ट्रांजैक्शन जो आपका इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इक्विटी शेयर से रिलेटेड है वो बेटा फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपका प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, शेयर दो तरीके के होते हैं, या तो इक्विटी होता है या प्रेफरेंस होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, इन दोनों से ही मिलकर बेटा कैपिटल बनती है। इन दोनों से ही मिलकर क्या बनती है? कैपिटल बनती है। तो चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि लाइक बेटा
अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होंगे। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये तो हो गई आपकी कैपिटल। या कोई भी ट्रांजेक्शन जो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि बेटा यहाँ पे क्या आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, यहाँ पे आएगा आपका डिबेंचर हो गया, ठीक है, या आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गए बेटा, कोई भी लोन कह दो, ठीक है, लोन लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो गए, ये आ गया यहाँ पे आपका। फाइनेंसिंग का मतलब है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, आप यहाँ पे इससे बढ़िया यहाँ पे लिख दीजिए कोई भी बेटा लोन हुआ, ठीक है, कोई भी लोन हुआ, डिबेंचर खुद एक लोन होता है लॉन्ग टर्म का, तो कोई भी लोन हुआ वो बेटा यहाँ पे आएगा। पैसे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या कोई भी लोन, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो बेटा जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका बैलेंस शीट के अंदर, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जा रहा है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर देखो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी, करंट एसिड बताए थे, नॉन करंट एसिड बताए थे, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको करंट लाइबिलिटी बताई, कैपिटल बताई, नॉन करंट लाइबिलिटी बताई, तो क्या ये पूरा का पूरा कौन सा कहाँ जाएगा ये मैंने आपको बताया है ना। पी एंड एल पूरा का पूरा ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा, ट्रेडिंग में पूरा का पूरा ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा। अभी रफली समझना है आपको, बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसके अंदर किस चीज़ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं, करंट एसिड से रिलेटेड। सिर्फ लर्न क्या करना है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसमें किस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, करंट एसिड से रिलेटेड, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, पी एंड एल से रिलेटेड और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट एसिड, इसका सिंपल है, केवल नॉन करंट एसिड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे। कोई भी एसिड का खरीदना, कोई भी एसिड का बेचना, या एसिड से उस एसिड से रिलेटेड या उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, नॉन करंट एसिड या इन्वेस्टमेंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस एसिड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पे आएगा। और फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो इक्विटी शेयर, जैसे एक शेयर खरीदना, शेयर बेचना, प्रेफरेंस शेयर, देखो इक्विटी शेयर के क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बेटा, इक्विटी शेयर का जो होगा, इक्विटी शेयर जो है वो केवल जो है बेटा इशू किए जाते हैं, ठीक है, इनका कोई ये रिडीम नहीं होते हैं, मतलब इनका कोई टाइम नहीं होता। इक्विटी शेयर इशू होते हैं, इक्विटी शेयर के ऊपर बेटा डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड ये दोनों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें, प्रेफरेंस शेयर का एक टाइम होता है बेटा, इशू करना मतलब बेचना होता है, ठीक है, रिडीम करना, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है उनके पैसे वापस दे देना, खरीदना और बेचना एक तरीके से ये कह सकते हो, और इनको भी बेटा डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। डिबेंचर की अगर हम बात करें, डिबेंचर भी बेटा इशू किए जाते हैं, डिबेंचर भी रिडीम होते हैं, रिडम्पशन होती है इनकी, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे लौटा देना, ठीक है, और डिबेंचर पे जो है बेटा इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोई और मैंने आपको क्या बताया बेटा, लोन, कोई भी लोन हो, डिबेंचर अलग और लोन अलग, कोई भी लोन अगर बेटा हम ले रहे हैं, कोई भी लोन अगर हम ले रहे हैं या कोई भी लोन अगर हम दे रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, या उस पर बेटा कोई भी इंटरेस्ट है लोन वगैरह का, सारे के सारे ट्रांजैक्शन ये देखो एक तो इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक डिबेंचर और एक बेटा लोन। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर बेटा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या लोन से रिलेटेड है तो आप समझ जाइएगा ये फाइनेंसिंग में आएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, फिक्स एसेट होते हैं, जैसे कि बेटा फिक्स एसेट के अंदर प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने क्या बताया, सारे के सारे करंट एसेट, ठीक है, सारे के सारे करंट एसेट, और करंट एसेट के साथ साथ पी एंड एल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं,
और करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और P&L के अंदर जितनी भी चीज़ आती है, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है आपको देखनी है। अच्छा जी, अब आ जाइए मुद्दे पे। अभी बेटा थोड़ा समझ नहीं आएगा कि क्या बात चल रही है, बस आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने बोला भाई हमें करनी है छटनी। किसकी छटनी करनी है? कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो कंपोनेंट हैं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये P&L और ये ट्रेडिंग, ये जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, वो मेरे को करना है छटनी, क्लासिफिकेशन। तो ऑपरेटिंग में उसने क्या बोला? उसने बोला भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है उस कंपनी की मेन एक्टिविटी जिससे वो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, जिससे वो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, और उससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड वो वाले ट्रांजैक्शन। और इन्वेस्टिंग के अंदर क्या बोला उसने? लॉन्ग टर्म एसेट कौन से होते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो और तीसरा जो है वो है फाइनेंसिंग में मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है मुद्दा, ये भी बेटा बहुत बारी आता है कि आखिर कैश फ्लो क्यों बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है कैश फ्लो बनाने का। 3 मार्क्स में कई बार ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भाई इसको बनाने से क्या मिलेगा। भाई हमें पढ़ा भाई कैश फ्लो क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो बताएगी 1 साल के अंदर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, जो उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट खरीदने बेचने से कितने पैसे आ रहे जा रहे हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आ रहे जा रहे हैं, ये सब पता चलेगा सेपरेट भी और कलेक्टिवली भी, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। तो क्यों बनाना चाहिए, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक बार ये ऑब्जेक्ट देख लीजिए। टू डिपिक्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, सबसे पहले तो इसके बारे में पता चल जाएगा। टू फैसिलिएट फॉर्मुलेशन फाइनेंशियल पॉलिसीज सच एज डिविडेंड पॉलिसी एक्सेट्रा। जब आपको अपनी कैश फ्लो की पोजीशन पता होगी तो आपको कई सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प मिलेगी कि डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपको अपनी इंटरप्राइजेस की लिक्विडिटी की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पता चलेगा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस ट्रेंड में पैसा आ रहा है, किस ट्रेंड में जा रहा है। इसमें तो चेंज का पता चलेगा, इसमें ट्रेंड का पता चलेगा। और अलग अलग एक्टिविटीज़ में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब बेसिकली आपको पता चलेगा कैश फ्लो बनाने से। तो ये 3 नंबर में भी कभी कभार जो है 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्यों बनाना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट बताइए। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पढ़ लेना, इसको आ जाता है ये। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई हमने बोला जी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक स्टेटमेंट है जो ये बताएगी 1 साल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। और इसके अंदर 3 तरीके की एक्टिविटी होती है बेटा। सबसे पहली जो होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। दूसरी जो होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी जो होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप बोलेंगे जी ये तो इतना बड़ा बखेड़ा सा लग रहा है, तो वो बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, तो इसका करना क्या है। इसके अंदर जो बेटा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ठीक कर दिया, हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझना है। अगर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कर दिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये बेटा दोनों बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, इनका कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। सारा का सारा जो चक्कर है कैश फ्लो के अंदर वो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके फॉर्मेट को जो है बेटा लर्न करना है, ठीक है। करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। रट्टा लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। क्या आता है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, देखिए
यहाँ पे जो है लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश, अगर भाई मेरे को एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो उस स्टेटमेंट के अंदर बेटा सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे कंपोनेंट्स आएंगे और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सारे कंपोनेंट आएंगे, तब जाके तीनों एक्टिविटीज़ जब बनेंगी तब जाके कैश फ्लो बनता है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बनाना है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ए, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है WN1, मतलब कि वर्किंग नोट 1। ये कैसे निकलता है बेटा, अभी हम जरा इसके रिगार्डिंग सीखेंगे। एक बारी जब हमारा ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक बारी जब ये मेरा निकल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें प्लस और कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कौन कौन सी चीज़ें प्लस होंगी और कौन कौन सी चीज़ें माइनस होंगी, सब आपके सामने लिखी हुई हैं बेटा। क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है इस अमाउंट के अंदर, इस अमाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है बेटा। एक तो डेप्रीसिएशन प्लस करना है, ठीक है, और इसके स्लैश में एमोटाइजेशन भी लिख लेना। डेप्रीसिएशन जो है वो बेटा फिक्स एसेट पे लगता है और एमोटाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। जैसे कि गुडविल हो गई, जैसे मान लो 2021 में गुडविल की वैल्यू 20,000 है और 2022 में जो है 15,000 हो गई, घट गई 5,000 से, तो उसको क्या बोलेंगे, एमोटाइजेशन। भाई जब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इट्स कॉल्ड डेप्रीसिएशन, बट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इट्स कॉल्ड एमोटाइजेशन, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन आता है सबसे पहले। दूसरा क्या आता है बेटा, ये आपको लर्न करने हैं, इंटरेस्ट ऑन बोराइंग्स एंड डिबेंचर। तीसरा आपको क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एमोटाइज। चलो इसने यहाँ पे लिख दिया जो मैं यहाँ बता रहा था आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने कंपोनेंट है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट इसने यहाँ पे लिखे हैं बेटा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अमाउंट के अंदर, इस अमाउंट के अंदर सबसे पहले इन 7 के 7 आइटम को प्लस कर देना है और माइनस क्या क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम, कहीं से पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड से कहीं पैसे आ रहे हैं, रेंट से कहीं पैसे आ रहे हैं, एसिड बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी लाइबिलिटी प्रोविज़न घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितने आइटम लिखे हुए हैं, 5। ये 7 चीज़ें प्लस करनी है और ये 5 चीज़ें माइनस करनी है इस अमाउंट में से। तो हमारे पास एक फिगर आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इस अमाउंट के अंदर जब हम ये 7 चीज़ें प्लस, बेटा 7 के साथ आपको लर्न करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन में 7 होंगी, क्वेश्चन में तो 1 2 3 होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 नहीं होंगी, लेकिन हो कोई सी भी सकती हैं। तो हमें तो जब 7 पता होंगी तभी तो पता चलेगा कौन सी प्लस करनी है कौन सी माइनस करनी है। 7 नहीं होंगी, 2 3 होती हैं क्वेश्चन में, 2 3 यहाँ से होंगी, 1 2 यहाँ से होंगी। चलो जी ठीक है। अब जब इस अमाउंट में जब मैं ये सब प्लस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक अमाउंट निकल के आएगा जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो सारा जुगाड़ था बेटा, ये वाला, ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये बेटा P&L के कंपोनेंट हैं, सारे के सारे किसके कंपोनेंट हैं ये। अभी तक हमने यहाँ पे ये जो बात करी है ये P&L के कंपोनेंट के रिगार्डिंग बात करी है, ये P&L के कंपोनेंट हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने देखो क्या क्या समझाया आपको, ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा। एक तो मैंने बोला भाई P&L में जितने भी कंपोनेंट आते हैं वो, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये पूरा आएगा, ठीक है। तो P&L के अंदर जो आता है वो तो ये हो गया बेटा, ये सब P&L के कंपोनेंट हैं सारे के सारे, ठीक है। एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट लॉस, यही सब है। फिर आते हैं बेटा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी।
आपको क्या होगा, 2 साल का डेटा दे रखा होगा, ठीक है, 18 19 19 20 20 21। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमें इस अमाउंट के अंदर हमें क्या करना है, इस वाले के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। हमें करंट एसेट भी दे रखे होंगे, करंट लाइबिलिटी भी दे रखी होगी और 2 साल का डेटा दे रखा होगा। जैसे कि बेटा, जैसे कि आपको इस तरीके से कुछ दे रखा होगा भाई, मान लीजिए 2018 और 2019, ठीक है। जैसे मान लो स्टॉक दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1000, यहाँ दे रखा है 2000, तो मेरा स्टॉक क्या हो गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, फिर दे रखा है डेटर, यहाँ दे रखा है 3000, यहाँ दे रखा है 2000, तो मेरे डेटर घट गए। तो मुझे ऐड क्या करने हैं, वो सारे के सारे करंट एसेट जो घट रहे हैं वो ऐड करने हैं, जो घट रहे हैं घटने वाले देखने हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस करने हैं और तो माइनस करने हैं, लेस क्या करना है अगर करंट एसेट घट रहे हैं। और ऐसे ही बेटा क्रेडिटर दे रखे होंगे आपको, ठीक है। क्रेडिटर मान लो 5000 थे या मान लो 5 लाख थे, अब 10 लाख हो गए, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वो सारे के सारे करंट एसेट जो घट रहे हैं और वो सारी की सारी करंट लाइबिलिटी जो बढ़ रही है वो प्लस कर देते हैं, और इसका अपोजिट क्या कर देते हैं, इसका अपोजिट जो है वो हम जो है माइनस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसके फॉर्मेट को रट्टा लगा लीजिए, घोल कर पी जाइए, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने में ना के बराबर दिक्कत आने वाली है। अगर आपने जैसा जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा वैसा दिमाग में अपने माइंड मैप बना लिया कि भाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये आएगा, उसके अंदर मुझे ऐड करनी है 7 चीज़ें, उंगलियों पे याद कर लो। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रीलिमिनरी, गुडविल लॉस, इंक्रीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, माइनस होगा ये चीज़ें। फिर जो निकल के आता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसमें क्या करते हैं, वो सारे के सारे करंट एसेट जिनकी वैल्यू घट रही है और वो सारे के सारे करंट लाइबिलिटी जिनकी वैल्यू बढ़ रही है वो प्लस होंगे। देखो भाई, एसेट की वैल्यू या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, 2 साल का डेटा गिवन होगा आपको, तो या तो वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो भाई माइनस हो जाएगा, घट रही है तो प्लस हो जाएगा। अगर करंट लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो भाई माइनस हो जाएगा, बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा। सारे के सारे करंट एसेट और सारी की सारी करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो आपको देखना पड़ेगा, कौन से करंट एसेट है, कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी है, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। जब मैं इस अमाउंट के अंदर ये चारों फिगर को प्लस और माइनस करूँगा, ये वाले कौन से कॉम्पोनेंट है बेटा, ये कॉम्पोनेंट है पी एंड एल के, ये वाले कौन से कॉम्पोनेंट हैं, ये हैं बैलेंस शीट के। तो जब मैं इस अमाउंट में इन चारों को प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास फिर से एक फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, फिर मैं इसमें से माइनस करूँगा जितना भी मैंने इनकम टैक्स पेड किया है, ठीक है। जब मैं इस अमाउंट में से जितना भी मैंने इनकम टैक्स पेड किया है वो माइनस कर दूँगा, तब जाके मेरे पास क्या निकलेगा, तब जाके मेरे पास जो है निकल के आएगा कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तब जाके मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल के आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को लर्न कर लेना है। कल सबसे पहले मैं आपसे यही फॉर्मेट जो है सुनने वाला हूँ, आप सबसे पहले इसको लर्न करके आएंगे। देखो बेटा, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, कि ये क्यों प्लस हो रहे हैं और ये क्यों माइनस हो रहे हैं, आखिर ये क्यों माइनस हो रहा है, ये क्यों प्लस हो रहा है, मैं इसमें डीप में घुस के भी बात कर सकता हूँ। भाई आप तो बोलोगे आज जी आप तो रट्टा लगाने की बात कर रहे हो कि जी ये फॉर्मेट पढ़ लेना हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अब मैं क्यों इसको प्लस कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को मैं क्यों, गुडविल लॉस, इंक्रीज प्रीमियम, मैं इसको क्यों प्लस कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों माइनस कर रहा हूँ, ये सब क्यों प्लस हो रहे हैं, क्यों माइनस हो रहे हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं डीपली। लेकिन मेरे को पता है तुम क्या होगे, अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठ गया फिर तुम अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये क्या चैप्टर है, ये तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी।
ठीक है। तो और हमारे को वो कोई काम भी नहीं आने वाला कि आखिर ये क्यों प्लस हो रहा है, क्यों क्यों डेप्रिसिएशन प्लस हो रहा है, क्यों वो माइनस हो रहा है, हमें उसका यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा इसमें डीप में घुस गए तो फिर ये आपको चैप्टर बहुत टफ लगेगा, तो हमें डीप में नहीं घुसना इस चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला भाई ये अमाउंट तो निकालना पड़ता है, ये अमाउंट दे नहीं रखा होगा, ये निकालना पड़ेगा। ये जब तक ये नहीं निकलेगा, ये वाला अमाउंट सबसे पहला ही कंपोनेंट, इसी में तो सब कुछ करना है भाई, इसी अमाउंट में तो सब कुछ प्लस माइनस हो रहा है, पहले तो यही निकलेगा। जब तक यही नहीं निकलेगा तब तक तो क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट होगा। तो अब आपको इसके नीचे आप देखेंगे, इसका अपना अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसका अपना अलग फॉर्मेट होता है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसका ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये आपको क्या करना है, दो चीज़ें हो गई आपके पास, एक तो ये बॉक्स और एक वो ऊपर ऑपरेटिंग वाला। देखिए ये कैसे होगा, 2 साल का आपको डेटा गिवन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर और डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। मतलब कि लाइक आपको एक 2019 का डेटा और 20 का डेटा दे रखा है। तो मान लो 2020 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2019 में आपको 3 लाख का हुआ था, तो 5 में से 3 गए, कितना आ गया, 2 लाख रुपए। डिफरेंस निकालना है आपको, किसका, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का। किसका क्लोजिंग ओपनिंग, प्रॉफिट का ओपनिंग क्लोजिंग। भाई वैसे आपको 19-20 का डेटा दे रखा है, आपको जो है 2019 और 2020 रेट रखा है, ठीक है। तो 2019 में मैंने बोला भाई आपको जो है 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो 2019 का भी दे रखा है, 2020 का भी दे रखा है। इसमें हुआ 3 लाख का, इसमें हुआ 5 लाख का। तो मुझे ये फिगर निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, 5 लाख में से 3 लाख गए, 2 लाख। प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रॉफिट के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। इस प्रॉफिट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें प्लस करनी है। कौन कौन सी चीज़ें मुझे प्लस करनी है। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व, कोई भी रिज़र्व लाइक जैसे कि जनरल रिज़र्व वगैरह, अगर बेटा उनकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 2019 में जो है मान लो जनरल रिज़र्व था 15,000 और 2020 में हो गया 20,000, तो ऐसी सिचुएशन में 5,000 से वो बढ़ गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी डिविडेंड हमने पेड करे हैं, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। डिविडेंड कई तरीके के होते हैं बेटा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है करंट ईयर का, एक होता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का होगा वो वाला लेना है, ऐड कर देना है। इंटरिम डिविडेंड एक ही होता है, इसमें कोई करंट प्रीवियस नहीं होता, इंटरिम डिविडेंड एक ही साल का होता है, ये कर देंगे। टैक्स के लिए जितना हमने प्रोविज़न बनाया है करंट ईयर में, ये प्लस कर देंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि P&L में डेबिट हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं बेटा जैसे कि आग लगना, चोरी होना, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर आती हैं। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं अगर P&L के डेबिट साइड में है वो वाले। तो P&L के डेबिट साइड में होते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। अगर इनकम टैक्स ने आपको ये भी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पहले फॉर्मेट को लर्न करना है, ये आपका सबसे पहला काम है। जो आपने टैक्स दिया था, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो उसमें अगर रिफ़ंड कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको, ये आ जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो P&L में क्रेडिट होता है, वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तब जाके हमारे पास एक फ़िगर निकल के आएगी जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तो ये, जब तक यही नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन ही नहीं शुरू हो सकता कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्योंकि ये जो अमाउंट यहाँ पे निकलेगा यही तो हमें ऊपर पटकना है। तो भाई सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब तक यही अमाउंट नहीं निकलेगा तो आगे क्वेश्चन ही शुरू नहीं होगा हमारा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकलता है। प्रॉफिट का डिफरेंस निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है, सिर्फ नाम रट लीजिए, सिर्फ नाम, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व,
डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का टैक्स का प्रोविज़न और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपने अगर ये फॉर्मेट को लर्न कर लिया, आपको ऑपरेटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। लेकिन अगर फॉर्मेट लर्न नहीं हुआ और अगर मैं फिर इसमें भी फिर वही चक्कर है, ये क्यों प्लस हो रहे हैं और ये क्यों माइनस हो रहे हैं, उसमें भी हम घुस सकते हैं, बहुत डीप में भी इसमें हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है तुम दोनों के दोनों अगर हम डीप में चर्चा करने लग गए, सर पकड़ के बैठ जाओगे और फिर बोलोगे ये चैप्टर नहीं करना, बहुत ज़्यादा बेकार है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें इतना घुसना ही नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप कल बस एक तो ये फॉर्मेट, फिर यहाँ से जो अमाउंट निकल कर आएगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है, क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। जब ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, ये अमाउंट जब आ जाएगा, ये वाला अमाउंट जब मेरे पास आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 7 चीज़ें प्लस, ये 5 चीज़ें माइनस, तो क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट, फिर क्या निकल के आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास जो निकल कर आता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है। तो आपको बेटा सबसे पहले 2 फॉर्मेट को लर्न कर लेना है। मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये फॉर्मेट को लर्न कर लिया, डिट्टो जैसा छपा हुआ है अपने दिमाग में आपको छाप देना है कि भाई पहले जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पूरा और वो ऑपरेटिंग का पूरा। अगर आपने सेम इसको अपना माइंड मैप बना दिया दिमाग के अंदर, आइटम एक भी मिस नहीं होना चाहिए बेटा, आइटम एक भी मिस नहीं होना चाहिए। देख लो कितने हैं, 7 हैं यहाँ पे भी 5 हैं, आइटम मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइटम अगर मिस हो गया, जैसे मान लो ये आपने मिस कर दिया कि ये छोड़ देता हूँ, और वो क्वेश्चन में जब आएगा तो फिर आप भूल जाओगे। तो आइटम मिस नहीं होना, इसके अलावा और कोई होगा नहीं, जितने यहाँ लिखे हैं सिर्फ इतने ही होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा, इस बात की तो श्योरिटी है। तो जब आप इसको लर्न कर लोगे तो फिर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कल आपको सबसे पहले 2 काम करने हैं, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन दोनों का जो फॉर्मेट है वो आपको लर्न करके आना है। मैं आपको कल इसके हमें क्वेश्चन करने हैं कि ये क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैसे बनती है, इससे कैसे निकलता है, बट मैं पहले बेटा फॉर्मेट को सुनूंगा, क्योंकि जब तक फॉर्मेट ही लर्न नहीं होगा बेकार है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। भले आप 2 दिन लगा दो इसको रट्टा लगाने में या 3 दिन लगा दो, आपको इसको लर्न करना ही करना है। अब तुम जैसे मर्जी करो, चाहे सीधे पैर में लिखो, उल्टे पैर में, या उल्टी टांग में या सीधी टांग में। ठीक है रुद्र? ठीक है। कौन सी टांग में लिखोगे? उल्टी टांग में लिखोगे। उमेश आवाज़ आ रही है? इसको आपको दिमाग में इसका माइंड मैप बनाना है, जैसा लिखा है बिल्कुल डिट्टो ऐसा। ये जो सिनेरियो ना, ये आपको अपने दिमाग में छापना है। अगर ये, हाँ जी सर, क्वेश्चन में भी एकदम कॉपी पेस्ट हो गया, ये लाइन लिख के आएगी वहाँ पे। हाँ